Hello students, good morning to you all. This is Vijendra Jain with this next video of chapter number 3 synthetic fiber and plastics of standard 8th science. In very first video of this chapter we have seen about the fibers, we have seen about the types of fibers, we have seen the natural fibers and synthetic fibers. Natural fibers जो हमको नेचर से मिलते हैं बाई प्लांट और एनिमल्स, और सिंथेटिक फाइबर है जो हम लेबोरेटरीज में केमिकल्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के थ्रू बनाते हैं, राइट। नेचुरल फाइबर्स में हमने देखा था कॉटन, वुल, सिल्क, ज्यूट एटसेट्रा, एंड सिंथेटिक फाइबर हमने देखे थे नायलॉन, रेयन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक and so many others synthetic fiber we have seen. And then after we move to the plastic, we have seen plastic. What about the plastic जो कि हमारे चारों तरफ हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। उसके बाद प्लास्टिक्स के भी टाइप्स देखे थे, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इन लास्ट वीडियो वी हैव सीन अबाउट द थर्मोप्लास्टिक एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी अबाउट द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप अभी पढ़ने बैठे हैं, अगर अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज कैरी टेक्स्ट बुक विथ यू इन स्टैंडर्ड 8 टेक्स्ट बुक, बिकॉज ऑल द कंटेंट इज गोइंग टू बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक। सारे के सारे जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो आपको टेक्स्ट बुक के थ्रू, ये वीडियो के थ्रू आपको पता चल जाएंगे। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं एंड यू आर फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड, तो प्लीज कैरी टेक्स्ट बुक विथ यू। Now we are going to start our topic of today, thermosetting plastic. Last वीडियो में हमने थर्मोप्लास्टिक देखा था कि which can easily mold, जिसको हीट देने पर हम उसको किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं। Now today thermosetting plastic. तो thermosetting plastic क्या होगा? A plastic substance which does not soften much on heating. प्लास्टिक सब्सटेंस, देखिए डेफिनेशन भी हम पहले देख चुके हैं लेकिन एक बार उसको रिवाइज कर रहे हैं। A plastic substance which does not soften much on heating, which does not soften on much on heating and can be molded only once. यानी एक बार जिस प्लास्टिक को हीट देने पर वो ज्यादा सॉफ्ट ना होता हो और सिर्फ एक बार उसको शेप दिया जा सके, उसके बाद उसको दोबारा रिवर्स किया जा सके नहीं, once is called thermosetting plastic. So again I repeat the definition. A plastic substance which does not soften much on heating and can be molded only once. एक ही बार हम उसको मोल्ड कर सकते हैं, यानी एक ही बार उसे कोई भी शेप हम दे सकते हैं, तो that is only the thermosetting plastic. Therefore, softening, see, and molding are irreversible in thermosetting plastic. यानी एक बार जो शेप दे दिया वो दे दिया, उसके बाद हम दोबारा उसको कुछ भी कर सकते नहीं है। सो दैट इज सिंथेटिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, राइट। नाउ इसके भी कुछ एग्जांपल्स हमारे पास हैं जो हम अपनी रूटीन लाइफ में देखते ही हैं, सबसे पहले बेकेलाइट एंड मेलामाइन। तो सबसे पहले हम बेकेलाइट की बात करेंगे। व्हाट अबाउट द बेकेलाइट? बेकेलाइट भी एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मींस ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। It is made by reacting phenol. See, reacting phenol with formaldehyde. यानी ये जो बेकेलाइट है ये किससे बनता है? 1 मार्क्स का क्वेश्चन। कैसे फॉर्म होता है? तो बेकेलाइट इज मेड बाय रिएक्टिंग फिनॉल विथ फॉर्मेल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। अब कैटालिस्ट का मतलब यहाँ पर क्या होगा पता है कि कैटालिस्ट वो होते हैं कि जो प्रोसेस को फॉरवर्ड करते हैं। तो किसी भी कैटालिस्ट की प्रेजेंस में इट इज मेड बाय रिएक्टिंग फिनॉल विथ फॉर्मेल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। अब फिनॉल ये एक हाइड्रोकार्बन है, राइट। फॉर्मेल्डिहाइड ये भी हाइड्रोकार्बन है, ओके। सो बेकेलाइट जो है वो कैटालिस्ट की प्रेजेंस में इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है और तब बेकेलाइट बनता है। नाउ इसकी प्रॉपर्टी, इट इज हार्ड, ये हार्ड होता है, स्टिफ होता है एंड गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। ये कैसा होता है? गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर के बारे में भी हम पहले वीडियोस में देख चुके हैं, अब इसके हम यूजेस देखेंगे। सबसे पहले फिर से मैं बता दूं कि बेकेलाइट इज अ टाइप ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। ये कैसे बनता है? तो ये रिएक्शन होती है किसके बीच में?
फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के बीच में रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, तब ये बेकेलाइट बनता है। ये हार्ड होता है, स्टिफ होता है एंड गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। अब इसके यूजेस देखेंगे। देखिए बेकेलाइट, जब हम इसके यूजेस देखेंगे तब हमको पता चलेगा कि हाँ हमने बेकेलाइट कहीं ना कहीं देखा है। तो सबसे पहले यूज टू मेकिंग प्लग्स, प्लग्स देखे हमने जो हम स्विच बोर्ड में लगाते हैं, प्लग्स, स्विचेस, टेलीफोन केसेस एंड अदर इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स। समझ में आ गया? अब पता चला ना कि व्हाट इज बेकेलाइट, बेकेलाइट कहां पर होता है। तो ये जो स्विचेस बनते हैं, ये जो प्लग्स बनते हैं, टेलीफोन केसेस बनते हैं, और भी जितना भी इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स का सामान बनता है वो सब काय में से बनता है, बेकेलाइट में से बनता है, राइट। यूज्ड टू मेकिंग रेडियो एंड टेलीविजन केसिंग, रेडियो और टेलीविजन का जो केस होता है जिसके अंदर सारे पार्ट्स उसके होते हैं, उसको बनाने के लिए भी हम बेकेलाइट का यूज करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग हैंडल्स ऑफ टी केटल्स, टी केटल्स मींस चाय की केटली, सॉसपैन्स एंड प्रेशर कुकर। अब सबको लाइट हो क्विकली एकदम दिमाग में आ गया होगा कि हाँ दैट इज बेकेलाइट। जो ब्लैक कलर का हैंडल होता है वो किसका बना होता है, बेकेलाइट का बना होता है। सो बेकेलाइट के बारे में ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, एग्जाम में 2 मार्क्स के इसके यूजेस भी आते हैं, 2 मार्क्स की इसकी प्रॉपर्टीज भी आती है, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन भी आता है कि बेकेलाइट किसके बीच में रिएक्शन होने के बाद बनता है। इज दैट क्लियर? सो दिस इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड अबाउट द बेकेलाइट। नाउ वी विल कंटिन्यू विथ मेलामाइन। अब मेलामाइन दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जिसको एक बार हीट देने पर हम मोल्ड कर देंगे, उसको दोबारा फिर हम मोल्ड कर पाएंगे नहीं। ओके, सो दैट इज thermosetting plastic. Melamine is also thermosetting polymer. It is hard and high polished polymer. High polished polymer है ये, और hard यानी मजबूत होता है, राइट। Melamine is used for making unbreakable dinnerware और डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स। आपने देखे होंगे बड़े मतलब हम जब होटल्स में जाते हैं या फिर हमारे घर में किचन में जो क्रॉकरीज होती है, मेलामाइंस के जो डिनर सेट्स होते हैं वो मेलामाइन से बने होते हैं। कुछ डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स यानी फ्लावर पॉट है या कोई भी मतलब डेकोरेटिव पीसेस हैं वो भी मेलामाइन में से बनाए जाते हैं। मेलामाइन मजबूत होता है, हार्ड होता है और हाई पॉलिश्ड पॉलीमर होता है यानी चमकदार होता है। इज दैट क्लियर? सो दिस इज अबाउट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, बेकेलाइट एंड मेलामाइन। अब देखिए, अब जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये जो प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक हमारे लिए यूजफुल तो है लेकिन साथ ही में ये एनवायरमेंटल का एनिमी भी है। एनवायरमेंटल को इससे बहुत नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक जो है वो जल्दी से डिकम्पोज होता नहीं है। डिकम्पोज का मतलब डिस्ट्रॉय नहीं होता। प्लास्टिक जो है वो किस तरह से, प्लास्टिक के जो डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ प्लास्टिक, अब हम वो देखेंगे। प्लास्टिक हमारे लिए बहुत यूजफुल है लेकिन प्लास्टिक एनवायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है, तो अब हम उसके डिसएडवांटेजेस देखेंगे। सी, excessive use of plastic has led to certain environmental hazards and becoming global concern. यानी only we are not aware with this harmful effects of plastic, लेकिन all over the world ये global problem बन गई है कि प्लास्टिक का जो यूज है वो environmental hazards and this is becoming a global concern. Clear? अब आगे हम क्या देखेंगे? प्लास्टिक टेक्स सेवरल इयर्स टू डिकम्पोज यानी उसको नष्ट होने के लिए, उसको खत्म होने के लिए काफी साल लग जाते हैं। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि अगर हम जमीन के अंदर प्लास्टिक को दबा दें तो 4 साल 5 साल बाद जब हम वापस देखेंगे तो वो प्लास्टिक वैसी की वैसी ही आपको वापस मिलेगी, लेकिन वो प्लास्टिक जल्दी से डिकम्पोज होगी नहीं। उसकी वजह से जो सॉइल होगी उसको भी बहुत नुकसान होता है, उसकी जो फर्टिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, राइट। सो प्लास्टिक टेक्स सेवरल इयर्स टू डिकम्पोज, इट इज नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली, ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता नहीं है। अब मटेरियल, अब देखिए एनवायरमेंटल फ्रेंडली मटेरियल नहीं है। अब 2 चीजें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आएंगी, एक होता है बायोडिग्रेडेबल और दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये दोनों
डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब डिग्रेडेबल, सबसे पहले तो बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल के बारे में मैं आपको बता दूं, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि ये जो हमारे घर में खाना बनता है उसका वेस्ट होता है, ये जो प्लांट्स होते हैं इनके जो लीव्स गिरते हैं उसका वेस्ट होता है। फॉरेस्ट में आप देखिए तो फॉरेस्ट में भी काफी सारे वेजिटेटिव वेस्ट मटेरियल, इसके बाद इंसेक्ट्स मर जाते हैं, एनिमल्स मर जाते हैं, ये सारे जब जमीन में दबा दिए जाते हैं, जमीन में दफना दिए जाते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं। तो उस पर से मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूं। अ मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज, जो डिकम्पोज हो जाए मींस खत्म हो जाए, विच गेट्स डिकम्पोज, अ मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज easily by activity of microbes is called biodegradable। बायोडिग्रेडेबल में क्या आएगा, वेजिटेटिव वेस्ट, बराबर। और बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, अ मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज्ड इजीली बाय द एक्टिविटी ऑफ माइक्रोब्स इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। अगेन आई एम रिपीटिंग, बायोडिग्रेडेबल यानी जो इजीली डिस्ट्रॉय हो जाए, जो इजीली डिकम्पोज हो जाए, उनको डिकम्पोज करने का काम कौन करेगा, माइक्रोब्स करेगा, राइट। अब अ मटेरियल विच कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय माइक्रोब्स, कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय माइक्रोब्स, यानी जिसको माइक्रोब्स भी डिकम्पोज नहीं कर सकते, जैसे कि प्लास्टिक, वो क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ऑलमोस्ट ऑल द प्लास्टिक्स विच वी यूज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि प्लास्टिक को जब हम जमीन के अंदर दबा देते हैं तो वो इजीली डिकम्पोज होता नहीं है। अब आगे हम देखेंगे कि प्लास्टिक की हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होती है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स, कि जो प्रॉब्लम्स प्लास्टिक के यूज की वजह से होती है, अब हम उसको डिस्कस करेंगे। द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद एक्सेसिव यूज ऑफ प्लास्टिक आर द फॉलोइंग। अब एक्सेसिव यूज ऑफ प्लास्टिक, ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक को यूज करने से क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है सॉइल पॉल्यूशन। अब सॉइल पॉल्यूशन, प्लास्टिक तो प्लास्टिक है लेकिन उससे सॉइल पॉल्यूशन कैसे होता है, तो हम यूज करने के बाद प्लास्टिक को यहां वहां कहीं भी फेंक देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब प्लास्टिक जमीन के अंदर दब जाती है, प्लास्टिक जब जमीन के अंदर दब जाती है तो वो जमीन को नुकसान देती है। कैसे, उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, यानी उसकी जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज, रिड्यूस होने की वजह से वहां पर हम प्लांटेशन नहीं कर सकते, कोई भी ट्री, कोई भी प्लांट हम वहां पर ग्रो नहीं कर सकते। तो प्लास्टिक की वजह से क्या होता है, सॉइल पॉल्यूशन होता है सबसे पहले। नेक्स्ट, ब्लॉकेज ऑफ ड्रेन्स एंड सीवर लाइंस। अब ब्लॉकेज ऑफ ड्रेन्स, अब देखिए प्लास्टिक जो है वो वाटर रेसिस्टेंस होता है, ये तो आपको पहले ही पता है। जब हम प्लास्टिक को यहाँ वहां कहीं पर भी फेंक देंगे तो वो क्या करेगा, सपोज कैनाल्स में चला जाएगा या फिर ड्रेनेज लाइंस में चला जाएगा। तो वहां जाने के बाद जब वो काफी सारा इकट्ठा हो जाएगा तो वो क्या करेगा, एक लेयर बना लेगा, और लेयर बनाने की वजह से क्या होगा, वो वाटर का जो वे है जाने का, ट्रांसपोर्टेशन का, उसको वो ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से जो ड्रेन्स और सीवर लाइंस हैं वो उनमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, राइट। तो ये क्या करेगा, ब्लॉकेज बना देता है, कहां पर, ड्रेन्स एंड सीवर लाइंस में। अब डेथ ऑफ एनिमल्स दैट हैपेंस टू च्यू these bags along with food wrapped therein, right। सपोज कभी हमारे घर में कुछ भी खाने पीने का बचता है या फिर कहीं से कहीं पर भी कोई भी जो फूड मटेरियल है वो हम प्लास्टिक के बैग में पैक कर यहाँ वहां फेंक देते हैं, तो वो एनिमल्स जो है, एनिमल्स जब उसको उस बैग के साथ, उस प्लास्टिक बैग के साथ च्यूइंग कर लेते हैं तो वो उनके स्टोमक में चला जाता है, और प्लास्टिक जो है वो डिकम्पोज नहीं हो सकता, प्लास्टिक जो है वो डाइजेस्ट भी नहीं हो सकता। तो इसकी वजह से एनिमल्स की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो प्लास्टिक कॉजेस डेथ ऑफ एनिमल्स दैट हैपेंस टू च्यू these bags along with the food wrapped therein। फूड बैग्स, जो फूड प्लास्टिक बैग्स में रैप्ड होता है, वो जब एनिमल्स खा लेते हैं तो उनकी डेथ भी हो जाती है। नेक्स्ट, रिड्यूस द पर
परकोलेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल। अब इसका मतलब क्या होगा कि जब सॉइल के अंदर प्लास्टिक दब जाती है तो वो एक लेयर बना लेती है, जिससे हम सॉइल में वाटर डालेंगे तो उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी प्लास्टिक उसको अनफर्टाइल बना देगा। तो रिड्यूस द परकोलेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल। यूज ऑफ रिसाइकल्ड प्लास्टिक बैग्स टू कीप फूड आइटम्स इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। रिसाइकल्ड प्लास्टिक यानी उस पर फिर से केमिकल प्रोसेस कर उसको फिर से यूजेबल बनाया है। तो ऐसा प्लास्टिक जब हम उसमें कोई फूड आइटम्स रखते हैं तो उसके अंदर पॉइजनस सब्सटेंस क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, या फिर उसमें काफी समय तक रखे रहेंगे तो वो जो पॉइजनस सब्सटेंस है वो उस फूड को क्या कर देंगे, नुकसान करेंगे। और फिर वो फूड, उस प्लास्टिक बैग में रखा हुआ फूड जब हम खाने में इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। बर्निंग ऑफ प्लास्टिक रिलीज पॉइजनस गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर कॉजिंग एयर पॉल्यूशन। देखिए अब प्लास्टिक जलाने पर भी, बर्न करने पर भी प्लास्टिक जो है वो डिकम्पोज नहीं हो सकता, इसलिए जब हम प्लास्टिक को बर्न करते हैं तो उसमें से पॉइजनस गैसेस भी निकलती हैं जो एटमॉस्फेयर को क्या करती हैं, पॉल्यूटेड करती हैं, जिससे एयर पॉल्यूशन होता है, राइट। रिड्यूस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वो भी हमने देख लिया। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जब प्लास्टिक, आपने देखा होगा जुहू बीच मुंबई या कहीं पर भी जहां समुद्री किनारे होते हैं, जहां पर विजिटर्स घूमने जाते हैं, वहां पर क्या करते हैं, वो प्लास्टिक की बोतल्स यहाँ फेंक देते हैं, वेफर्स के पैकेट यहाँ वहां फेंक देते हैं। तो ये सारे जो वेस्ट हैं, प्लास्टिक वेस्ट, डंपिंग ऑफ प्लास्टिक गुड्स इन वाटर बॉडीज पोसेस अ थ्रेट टू एक्वाटिक लाइफ। अब सपोज करो बहुत सारा प्लास्टिक है, वो हमने किसी भी नदी में फेंक दिया तो वो क्या होगा, किनारे पर आ जाएगा। अब किनारे पर जब वो एक लेयर बना लेगा तो ये जो सन रेज हैं वो पानी के अंदर तक नहीं जाएंगी, और पानी के अंदर तक नहीं जाएंगी तो उसके अंदर, उस सपोज दैट इज लेक, दैट इज रिवर, दैट इज ओशियन, दैट इज पॉन्ड, जो भी होगा, वहां पर अंदर जो प्लांट्स होंगे, जो वाटर के अंदर जो प्लांट्स होंगे, वो अपनी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा जब वहां पर सनलाइट नहीं पहुंचेगी तो प्लांट्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ऑक्सीजन का जो कांटेक्ट है एटमॉस्फेयर के साथ, अब एक्वाटिक एनिमल्स तो क्या करते हैं, जो पानी के अंदर ऑक्सीजन होती है उसी को यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, लेकिन जब प्लास्टिक की लेयर बन जाएगी तो उसका भी क्या होगा, ऑक्सीजन का जो लेयर है वो भी कम हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि थ्रेट टू एक्वाटिक लाइफ, तो वहां पर भी एक्वाटिक लाइफ भी क्या होती है, इससे डिस्टर्ब हो जाती है। सो दीज आर द problems associated with excessive use of plastics are the followings। बराबर, ये हमने देखी प्रॉब्लम्स जो प्लास्टिक के एक्सेसिव यूज की वजह से होता है। देखो अब एक अच्छी सी बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, अभी आपने देखा होगा काफी ऐसी जगह हैं जहां पर विजिटर्स घूमने नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ड्यू टू दिस कोरोना। तो अभी आपने देखा होगा कि एटमॉस्फेयर भी बहुत क्लीन हो गया है। अभी आपने देखा होगा कि दैट प्रोजेक्ट गंगा का प्रोजेक्ट है कि वहां पर क्लीनलीनेस, साबरमती, हमारे यहाँ पर ये जो रिवर फ्रंट बना है उसको भी रेगुलर साफ सफाई की जाती है, वहां पर भी कोई भी कचरा हम नहीं फेंक सकते, राइट। तो दीज आर द थिंग्स कि जिससे हम यूजेस ऑफ प्लास्टिक को कम करें और अपना जो एनवायरनमेंट है उसको डिस्ट्रॉय होने से बचाएं। अब आगे हम देखेंगे कि विच आर द मेजर्स टू कंट्रोल प्रॉब्लम्स बाय प्लास्टिक। ऐसे क्या स्टेप्स हैं कि जिससे हम प्लास्टिक से होने वाले नुकसान, एनवायरनमेंट को प्लास्टिक से जो नुकसान होता है उसको हम रोक सकें। तो मेजर्स टू कंट्रोल प्रॉब्लम्स बाय प्लास्टिक, तो सबसे पहला अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स, अवॉइड द यूजेस ऑफ प्लास्टिक बैग्स, कैरी बैग्स एज फार एज पॉसिबल बिकॉज दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। प्लास्टिक के बैग्स हम क्या करते हैं, एक बार यूज करते हैं, 2 बार यूज करते हैं, फिर जैसे जैसे वो घिसाते हैं तो हम उसको फेंक देते हैं। तो उसकी जगह हम अब जब शॉपिंग पर जाएं या कोई भी वस्तु खरीदने जाएं तो मेक यूज ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट। कॉटन और जूट से बनने वाले जो बैग्स हैं हमको उसका ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, अब हमारे यहाँ से अभी आपको पता हो तो स्वच्छ भारत अभियान हमारे इंडिया में चल रहा है, तो वहां पर कलर्स दिए गए हैं कि प्लास्टिक वाला जो वेस्ट है उसको इस कलर में डालिए, जो फूड वेस्ट है, वेजिटेटिव वेस्ट है उसको इसमें डालिए, और जो भी दूसरा वेस्ट है उसको अलग कलर से उसमें डालिए। तो जब हम
बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को जब हम फेंकते हैं तो ये हमको पहले से ही एडजस्ट कर देने का कि द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड टू सेपरेटली। जब हम उसको डिस्पोज करते हैं तो जो डिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल है, उसको अलग से डिस्पोज कीजिए, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है जैसे कि प्लास्टिक, उसको उसका जो अरेंजमेंट है डिस्पोज करने का वो हमको अलग करना चाहिए, राइट। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक रैपर्स केयरलेसली ऑन रोड। प्लास्टिक के जो भी मतलब प्लास्टिक की वस्तुएं हैं या जो भी प्लास्टिक वेस्ट है, प्लास्टिक रैपर्स यानी ये जो वेफर के पैकेट्स होते हैं, और भी काफी मतलब प्लास्टिक से मिल्क से लेके हर वो चीज प्लास्टिक की पैकिंग में आती है, तो इसको हमें यहाँ वहाँ कहीं भी रोड पर नहीं फेंकना चाहिए। तो डू नॉट थ्रो प्लास्टिक रैपर्स केयरलेसली ऑन रोड एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। सिटीजन मीन्स एक सिटी के अच्छे सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, जिम्मेदार नागरिक की तरह। रिमेंबर द 4R फॉर्मूला या 4R प्रिंसिपल। 4R प्रिंसिपल क्या है? रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस एंड रिकवर। This is the 4R principles to maintain our problems related with plastic to the environment. So अभी this is the last video of this chapter. यहाँ पर हमने देखा कि the problems associated with excessive use of plastics और measures to control problems by plastic. यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी ने इस चैप्टर को बहुत एंजॉय किया होगा, और कंटेंट भी मैंने लाइन टू लाइन टेक्स्ट बुक से रिलेटेड सब कुछ आपको इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया है। सो नाउ इन नेक्स्ट टाइम आई विल गिव यू सम क्वेश्चन आंसर, सम वर्कशीट्स रिलेटेड विद दिस चैप्टर। और एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, वैसे तो अच्छा ही लग रहा होगा आई होप, अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट जो वीडियो है अपलोड होने के तुरंत बाद पता चल जाए कि सर ने एक नया वीडियो भी अपलोड किया है। सो प्लीज like the video, share the video and spread it all over to the needy students. Thank you so much.